नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 127वीं क्लास यहां पर कवर करेंगे। आज के वीडियो में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्ली चंदम किस प्रकार की भूमि थी। देखिए, चोल शिलालेखों में भूमि को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। उन्हीं में से एक है पल्ली चंदम। पल्ली चंदम जो भूमि होती थी वह जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी चोल काल में जैन संस्थाओं को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? पल्ली चंदम कहलाती थी। गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों को जो भूमि दी जाती थी उसे वेल्लन वगई कहा जाता था। विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग कहा जाता था। और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी, मंदिरों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, उस भूमि को देवदान कहा जाता था। तो ये चोल काल में भूमि की अलग अलग श्रेणियां थी कि जैन संस्थानों को दी गई भूमि क्या होती थी, मंदिरों को दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण कृषकों को दी गई भूमि, वो सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे ब्रह्मदय कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखना। और जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे वेल्लन वगई कहते थे। चोल काल के बारे में हमने मध्यकाल वाले वीडियो में डिटेल में बात करी है। आप वहां से इनके स्थानीय स्वशासन, इनके राजाओं, उनके कार्य सबको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। देखिए, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन ने शासन किया। यशोवर्मन के बाद कन्नौज को लेकर 3 बड़े वंश आपस में संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो पहला क्वेश्चन आपका यह आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर हुआ था। ठीक है, इसमें किस किस राजवंश ने भाग लिया था? तो इसमें आपके पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश आपस में लड़े थे। यानी इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार को लेकर के। ठीक है, जो पाल वंश था उस समय भारत के पूर्वी भाग पर शासन करता था। जो प्रतिहार वंश था आपका गुज्जर प्रतिहार वंश, ये पश्चिमी भारत पर शासन करता था। राष्ट्रकूट आपका मुख्यतः दक्कन भारत या दक्षिण भारत पर शासन करता था। इन्हीं तीनों के बीच संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर के। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए हैं कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के, उनको देखते हैं। कन्नौज के लिए 3 शक्तियां आपस में लड़ी, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह 8वीं सदी में शुरू हुआ और लगभग 200 सालों तक चला। तो ऐसा नहीं था कि एक ही राजा थे और उनके बीच में संघर्ष हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी यह संघर्ष चलता रहा इन तीनों शक्तियों के बीच में। इस संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार शासक वत्सराज ने किया था। वत्सराज ने जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव और जो पाल नरेश था धर्मपाल, इनके खिलाफ युद्ध किया, इनके साथ युद्ध किया और इस युद्ध में ध्रुव को विजय यहां पर मिली। अब क्वेश्चन देखिए कैसा बनता है और क्वेश्चन कैसे आते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के। क्वेश्चन आता है, पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला नरेश कौन था? राष्ट्रकूटों की तरफ से पहला नरेश कौन था? और प्रतिहार की तरफ से पहला नरेश कौन था? ठीक है, कई बार पहले पहले राजाओं के नाम पूछ लेता है। इसके बाद और भी संघर्ष होते रहते हैं। पहले संघर्ष में तो ध्रुव जीत जाता है, राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। इसके बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को हरा देता है, कन्नौज को राजधानी बना देता है। यानी पहले राष्ट्रकूट जीते, फिर प्रतिहार जीत गए। इसके बाद जो गोविंद तृतीय था राष्ट्रकूट शासक, ये फिर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो कुल मिलाकर संघर्ष लगातार चलता रहा। अंत में जो प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज, इन्होंने पाल नरेश देवपाल को और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर दिया और अंततः जिस चीज के लिए तीनों शक्तियां लड़ी वो किसके पास गई? वो प्रतिहार शासकों के पास गई। मिहिर भोज ने पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीत लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के हमने पूरा डिटेल यहां पर देखा, किस किस के बीच हुआ, पहले पहले राजा कौन थे और अंतिम राजा कौन थे। ठीक है, और अंततः जीता कौन?
मिहिर भोज यानी गुज्जर प्रतिहार शासक। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ आपकी संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि संवहनीय वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है? तो एक होते हैं हमारे कपासी वर्षा मेघ, और इन्हीं बादलों से, जो कपासी वर्षा बादल होते हैं, इन्हीं से जो बारिश होती है उसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और यह इस वर्षा में बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ बारिश होती है। ये वाली बारिश ज्यादातर भूमध्य रेखा प्रदेश यानी ऐसे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के नजदीक हैं उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि इस प्रकार की वर्षा कौन सी है? ये वाली संवहनीय वर्षा। किस प्रकार के मेघों से होती है? कपासी वर्षा मेघ। किस क्षेत्र में होती है? भूमध्य क्षेत्र। पूरे संसार में सबसे ज्यादा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा पर्वतीय वर्षा होती है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रमिक में क्रम में व्यवस्थित करें। यानी 4 प्रोटोकॉल आपको दिए गए हैं पर्यावरण को लेकर के। कई बार इनके वर्ष पूछे गए हैं, किस क्षेत्र से, किस चीज से संबंधित हैं वो पूछा गया है। यहां पर क्रम लगाने को आया है कि इनके क्रम के अनुसार इनको लगाइए। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये 1987 में होता है और किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये आपके ओजोन से संबंधित है। इसके बाद आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है, अगर हम इसके वर्ष की बात करें तो ये 2010 में हुआ और 2014 में इसे लागू किया गया। यह जैव विविधता को लेकर हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 2000 में हुआ और 2003 में इसको लागू किया गया। यह जैव सुरक्षा को लेकर हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आपके 1997 में हुआ और 2005 में इसको लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल आपके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। तो ये हमने चारों के वर्ष लिख लिए और कौन किससे संबंधित था उसको भी डिस्कस किया। अब क्रम लगाने की बात करते हैं। सबसे पहले मॉन्ट्रियल यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल है यानी 4 आ जाएगा, फिर आपका कार्टेजिना है यानी 3 और फिर आपका 2। 1 4 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इस सीरीज के माध्यम से आपका यही फायदा होता है, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सारी डिटेल आपको एक जगह पर मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं, हमने यहां पर इनके वर्ष भी देख लिए, लागू होने के वर्ष देख लिए, किससे संबंधित हैं उनको भी देख लिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के में क्या प्रावधान है? तो कल ही हमने 243 को डिटेल में कवर किया था। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि 243 का जो के पार्ट है ये पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, यानी पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसको जब एग्जाम में पूछा गया तो ऐसा ही दिया गया, यानी के को इसने हिंदी वर्णमाला में कन्वर्ट नहीं किया। अगर हिंदी में आता तो ये 243 ट को पूछता, लेकिन इसने के ही दिया। इसलिए मैंने जब कल आपको पंचायती राज वाला हमने टॉपिक कवर किया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो वर्ड्स थे उनको लेकर किया था, ताकि आपको याद रहे। 243 जो के होता है यह पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की यह बात करता है। पंचायतों की खातों की लेखा परीक्षा ये किसमें होती है? ये होती है 243 के जे पार्ट में। पंचायतों की संरचना ये किसमें थी? पंचायतों की जो संरचना है ये 243 सी में है, और उनकी शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व किसमें थी? ये जी में थी। इनको हमने कल डिटेल में कवर किया था, पूरा पंचायती राज इतिहास को देखा था। आप कल वाला जो वीडियो था डिटेल संविधान सीरीज से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित सरकार के संबंध में किसने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। इसी के आधार पर या इसी की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन हुआ था। आप जानते हैं, बहुत बार पेपर में आया है। इसी कैबिनेट मिशन के तहत एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। इसको भी हमने देखा था जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को कवर किया। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को करी जाती है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। शुरू में इसमें केवल कांग्रेस शामिल थी। जब इसका गठन हुआ 2 सितंबर को,
26 अक्टूबर उसी साल 1946 में इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। और जब मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह सरकार एक देश की है लेकिन इसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। तो अंतरिम सरकार के बारे में यह कथन किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अंतरिम सरकार को लेकर पूछा जाता है। घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ और मुस्लिम लीग कब शामिल हुई। और स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सही वाला बताना है। चलिए देखते हैं। 1945 में शिमला सम्मेलन वेवल योजना के तहत आहूत किया गया था। तो पहला वाला आपका सही है। देखिए, जब वेवल भारत का वाइसरॉय बना तो इसने अपना एक वेवल योजना को दिया, वेवल प्लान जिसको बोला गया। उसी पर चर्चा करने के लिए इसने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, यानी सभी दलों के लोग उसमें आएंगे। वो था आपका शिमला सम्मेलन। क्वेश्चन आता है कि शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? तो वेवल योजना पर चर्चा करने के लिए इसको बुलाया गया था। वेवल योजना क्या थी, क्या इसके अंदर प्रावधान थे, क्यों इसको नहीं माना गया? राष्ट्रीय आंदोलन का जब हमने टॉपिक कवर किया था उसमें डिटेल में देखा था, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद करेंगे, जो वेवल योजना थी उस पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था वेवल ने, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये गलत हो जाएगा। हमने उसमें कवर किया था कि जब यह सम्मेलन बुलाया गया था, इस तिथियों के बीच में महात्मा गांधी शिमला में ही मौजूद थे, लेकिन वो शिमला सम्मेलन में पार्ट नहीं लेते हैं। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय वो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उनके साथ नेहरू भी थे, पटेल भी थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलाना आजाद, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व यहां पर जिन्ना कर रहा था। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। आपको केवल सही बताना था। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर यानी आज के रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42वें संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जब 42वें संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, इनकी संख्या थी 10, ठीक है। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके अभिभावक, उनके संरक्षक उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसको कब जोड़ा गया? 2002 में इसके लिए 86वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो प्राक्कलन समिति को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए देखते हैं। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। देखिए, जो प्राक्कलन समिति होती है, सरकार को जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो ज्यादा खर्च होता है, उसको रोकने की सिफारिशें ये करता है कि कैसे हम खर्च को कम कर पाएं। इसलिए इसे स्थायी मितव्ययता की समिति कहते हैं। तो पहला वाला तो सही है। इसका गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, ये वाला भी सही है। इस लाइन का मतलब यह है कि ये जो समिति होती है, प्राक्कलन समिति, इसमें जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ लोकसभा के होते हैं। ये पॉइंट आपका सही है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता, यह भी आपका सही है। मुख्यतः जो संसदीय समितियां होती हैं उनमें जो नॉर्मल सांसद होते हैं, जो मंत्री नहीं होते, उनको शामिल किया जाता है, तो यह भी सही है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले होता है, यह गलत हो जाएगा। जो प्राक्कलन समिति बनती है यह बजट आने के बाद बनती है। तो चौथा वाला आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट है, एशिया माइनर में स्थित बोगासकोई शिलालेख में निम्नलिखित में से किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? देखिए, जो एशिया माइनर है, मध्य एशिया में है, आज का तुर्की इसको कहा जाता है। यहां से हमें एक शिलालेख मिला है, बोगासकोई शिलालेख, और इस शिलालेख में हमें कुछ वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। टोटल 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं।
किस किस देवता के नाम मिले हैं वो आपसे पूछा है। उस शिलालेख में हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता के नाम मिलते हैं। ये सारे वैदिक देवता थे जिनके नाम हमें बोगासकोई शिलालेख में मिले हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जो ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता थे, अग्नि देवता जिनको माना गया है, उनका उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। तो जहां जहां अग्नि होगा वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इन चारों देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता? देखिए, पुदुचेरी की बात करें, इसके अंदर इसके 4 प्रमुख जिले हैं। चारों जिले आपस में टच नहीं करते हैं, वो आपके 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित हैं, 3 राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से इसके 4 जिले हैं, पहले उनके नाम लिख लेते हैं। एक जिला है पुदुचेरी का जिसका नाम है यनम, एक है जिसका नाम है माहे और एक है जिसका नाम है कराईकाल, ठीक है, और चौथा खुद पुदुचेरी है। जो यानम है यह आंध्र प्रदेश की सीमा के साथ लगता है। जो आपका माहे है यह केरल के साथ लगता है और पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों के दोनों तमिलनाडु की सीमा के साथ लगते हैं। यानी कर्नाटक के साथ इसका कोई भी जिला नहीं लगता, कर्नाटक में इसका फैलाव नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आंध्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी किस श्रेणी के मध्य में बहती है? जब हमने ज्योग्राफी डिटेल सीरीज में नदी तंत्र को कवर किया था, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि सिंधु नदी आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो हमारा लेह है वो सिंधु नदी के तट पर ही है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि लेह किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित 4 दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो पश्चिमी घाट में यानी दक्षिण भारत में हमारे 4 प्रमुख दर्रे हैं। इनकी आपसे लोकेशन पूछ लेता है, इनका आपसे ये किस किस को जोड़ते हैं वो पूछ लेता है, और इनका क्रम उत्तर से दक्षिण में पूछ लेता है। मैप के माध्यम से हमने दर्रे भी कवर किए थे, इनको देखते हैं। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, यानी सबसे उत्तर में कौन सा दर्रा होगा? अगर आप इस मैप में देखेंगे, सबसे उत्तर में आपका थाल घाट आता है, फिर आपका भोर घाट आता है, फिर आपका पाल घाट है और फिर आपका सेनकोटा है। जो थाल और भोर हैं वो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। पाल घाट दर्रा आपके तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है, और फिर आपका सेनकोटा आता है जो केरल के अंदर स्थित है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाल घाट वैसे केरल में माना जाता है, वैसे बॉर्डर पर है लेकिन माना इसे केरल में जाता है, ठीक है। जो थालघाट दर्रा है जो महाराष्ट्र में है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। जो भोरघाट दर्रा है ये भी महाराष्ट्र में है, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोयंबटूर को कोच्चिन से जोड़ता है, और शेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। तो इनके क्रम भी पूछ लेता है, इसको आपने ध्यान रखना है। अरब सागर की शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है, यह क्यों होता है? तो देखिए, जो हमारा अरब सागर की शाखा होती है उसकी वजह से पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाके में तो बारिश होती है लेकिन पूर्वी भाग में बारिश नहीं होती। इसका कारण है कि यह एक वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, यानी ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां ज्यादा बारिश के लिए जो आवश्यक कंडीशंस हैं वो उपलब्ध नहीं है, यानी सूखा क्षेत्र है। कैसे है? देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपकी यहां पर पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पड़ती हैं। जब इधर से दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। हमने देखा था, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा जब भारत में एंटर करती है तो पश्चिमी घाट के इधर वाले इलाके में तो काफी बारिश करता है, लेकिन जो इधर का पूर्वी इलाका है यहां पर ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है जहां पर ज्यादा जो मानसून है वो पहुंच नहीं पाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वायसरॉय का कहना था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? किस इसका स्टेटमेंट है? किस वायसरॉय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे? यह कहा था वायसरॉय एल्गिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एल्गिन द्वितीय की बात करें तो 1894 से लेकर 1899 तक यह भारत का वायसरॉय रहा था। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत,
ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद सत्र में नहीं है, यानी संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं। कितनी अवधि होती है अध्यादेश की? 6 महीने होती है। 6 महीने के अंदर अंदर इसको पारित करवाना होता है, लेकिन इसका आंसर 6 महीना नहीं है, क्योंकि कंडीशन दी है कि संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद ये समाप्त होगा। तो जब संसद की बैठक शुरू हो जाती है, संसद के सत्र चलने शुरू हो जाते हैं, 6 सप्ताह का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर पारित करवाना होता है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश को जारी किया गया, अभी 6 महीने का समय है, ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद ही संसद का सत्र शुरू हो जाता है। तो अब 5 महीने नहीं बचे होंगे। जैसे ही सत्र शुरू हो गया, ये 5 महीने की अवधि खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ 6 हफ्ते आपके पास हैं उसको पारित करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी सीमा कहां स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक पूरा ये फैली हुई थी। आकार इसका पूछ लेता है तो इसका जो आकार था ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। इसका अगर हम सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो यह यूपी के आलमगीर में था। इसको ध्यान रखेंगे, आलमगीर यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर है। अगर हम इसकी सबसे उत्तरी सीमा की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में मांडा में थी, जो चेनाब नदी के तट पर है। अगर हम सबसे दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो महाराष्ट्र का दायमाबाद है, जो कि आपके गोदावरी के तट पर है। और सबसे पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गैंडोर है, जो आपके बलूचिस्तान में पड़ता है, दाश्क नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल काल के रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए यहां पर अगर सिर्फ मुजरियान दिया होता तो कंफ्यूजन हो जाता, आपको पहचानने में दिक्कत होती। यहां पर इसने रैयत दिया है, और रैयत से ही हम एक व्यवस्था को भी जानते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यह भी किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी, भूमि व्यवस्था को लेकर था। तो रैयत किसके लिए इस्तेमाल होता था? किसानों के लिए, और यह शब्द भी किसानों के लिए ही इस्तेमाल होता था, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे भी जो रैयत शब्द था वो किसानों के लिए प्रयोग में आता था। मंगल पांडे, जिन्होंने अकेले 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे? तो मंगल पांडे कौन सी सेना से, कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? ये आपके 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और ये कहां पर तैनात थी इन्फेंट्री? यह इन्फेंट्री और इसके साथ मंगल पांडे आपके पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में तैनात थे। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ आर्टिकल आपको दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं हमारी संविधान डिटेल सीरीज में। पहला आपको दिया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, क्या ये 129 आर्टिकल में है? ये आपका सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या ये 124 के तहत होती है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो नॉर्मल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति 124 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आपके आर्टिकल 126 के तहत होती है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति 143 में है, सही है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार 131 में है, यह भी आपका सही है। केवल ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 126 के तहत नियुक्त होते हैं, ना कि 124, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इनको पूरी डिटेल के साथ देखा। एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से कॉन्सेप्टों को देखा, चीज़ों को लिंक करके और सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।